नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एलिवेटर शोन इन फिगर इज डिस्केंडिंग विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एलिवेटर जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मास ऑफ ब्लॉक ए इज 0.5 kg। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। बच्चों हमें यहाँ पर ब्लॉक ए ने ब्लॉक बी पर कितना फोर्स अप्लाई करा है वो निकालना है। अगर मैं उल्टा सोचूं कि ब्लॉक बी ने ब्लॉक ए पर कितना लगाया होगा तो वो आंसर भी सेम ही होगा बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब मैं यहाँ पे एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं। ए ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, ब्लॉक ए का मास हमें दिया है 0.5 kg। इसके एफबीडी में अगर बात करें तो सबसे पहले फोर्स जो होगा वो होगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g। अब मैं नॉर्मल की बात करूं तो B ने A पर फोर्स लगाया होगा नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन में एंड एक्सीलरेशन जो है वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन यहां से मैं बनाएंगे तो ये हो जाएगी mag माइनस एन इक्वल टू एम ए इंटू ए का मास इज 0.5 इंटू जी की वैल्यू मैं 10 पुट कर रहा हूं तो जी की वैल्यू हो गई 10 माइनस नॉर्मल रिएक्शन ए का मास इज 0.5 इंटू एक्सिलरेशन इज 2। अब यहां से देखो 0.5 इंटू 10 इज 5 माइनस एन इक्वल टू 0.5 इंटू 2 इज 1। तो यहां से नॉर्मल हमें मिल जाएगा 5 माइनस 1 4 न्यूटन। तो बी ने ए पर जितना फोर्स लगाया उतना ही फोर्स ए ने बी पर लगाया होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा 4 न्यूटन। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंडुलम ऑफ बॉब ऑफ मास 50 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर। अब यहाँ पे एक एलिवेटर है, एलिवेटर से हमने एक पेंडुलम को सस्पेंड करा हुआ है। ये हमारा एलिवेटर, ये एलिवेटर से एक पेंडुलम इस तरीके से कुछ है। मास ऑफ पेंडुलम हमें दिया है 50 ग्राम। इसको अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10 पावर माइनस 3 kg। Find the tension in the string if elevator goes up with an acceleration of 1.2 meter per second square। फर्स्ट केस में ये जो हमारा एलिवेटर है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड केस में डिसिलरेशन है। इस तरीके से हमारे ई बी सी डी ई एफ सारे ही क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एफबीडी की बात करूं तो इसका एफबीडी बनाते हैं। मास जो होगा वो होगा मास की वजह से ग्रेविटी का फोर्स mg इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर टेंशन जो होगा वो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो टेंशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। अब फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसकी इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा तो ये होगा T माइनस एम जी इक्वल टू m इंटू ए। हमें निकालना है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो यहां से हम लिख सकते हैं टेंशन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। अब मास की वैल्यू हमारे पास है, क्या है वैल्यू? मास इज बेसिकली इनमें से m कॉमन ले लो तो m इंटू जी प्लस ए। मास इज 50 इंटू 10 पावर माइनस 3 जी प्लस ए। ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन इज 9.8 एंड एक्सिलरेशन इज 1.2, तो यह है 1.2। तो यहां से 9.8 प्लस 1.2 हो जाएगा 11। 11 इंटू 5 55, 55 इंटू 10 पावर जो भी है कैलकुलेट करना पड़ेगा तो आंसर मिल जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट गोज अप विथ डिसेलरेशन ऑफ 1.2। अब ये ऊपर जा रहा है विथ डिसेलरेशन ऑफ 1.2। अब इस केस में फिर से ऊपर ही जा रहा है तो इक्वेशन एज इट इज बनेगी T माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो यहां से फिर टेंशन हो जाएगी एम जी प्लस एम ए। पर अब डिफरेंस ये होगा कि अब ये डिसेलरेशन है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में हमें पुट करनी पड़ेगी।
तो जब मैं इसमें a की वैल्यू पुट करूंगा तब -1.2 पुट करना पड़ेगा। मास कॉमन ले लिया, मास की वैल्यू है 50 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू है 9.8, एक्सेलरेशन मतलब कि डिसिलरेशन तो हमें लिखना पड़ेगा -1.2। तो यहां से कैलकुलेशन करने पे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। तीसरा देखो, इट गोज अप विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब बच्चों ये बताओ, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है इसका मतलब एक्सीलरेशन कितना हुआ? सर अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो हमने तो पढ़ा हुआ एक्सीलरेशन हो जाता है 0। तो तीसरे वाले केस में एक्सीलरेशन इज 0। तो इसमें अगर मैं लिखूं E माइनस एम जी, एक्सीलरेशन 0 है तो ये तो 0 हो गया, तो T हो जाएगा m इंटू जी, मास इज बेसिकली 50 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू अगर मैं 9.8 पुट करूं या 10 पुट करूं, 9.8 रख देते हैं, हमने सब में 9.8 अप्लाई करा है। तो यहां से आंसर मिल जाएगा हमें टेंशन का इन थर्ड केस। अब फोर्थ केस की बात करते हैं, गोज डाउन विथ एक्सीलरेशन ऑफ 1.2। अब ये जो एक्सीलरेटर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके लिए सर क्या कर सकता है? तो उसके लिए भी वही फॉर्मूला है, वही चीज है। अब एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जो है वो कौन सी है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अब हम जा रहे हैं। अब इसके लिए सोचते हैं, एमजी नीचे, टेंशन ऊपर, एक्सीलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो उसके लिए अब हम फिर से इक्वेशन यूज करते हैं। तब ये इक्वेशन हो जाएगी mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू a। तो यहां से फिर क्या हो गया देखो, t इज इक्वल टू mg माइनस m, t इज इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस m। मास फिर से कॉमन, मास तो वही है 50 इंटू 10⁻³ g माइनस a, g की वैल्यू है 9.8, एक्सीलरेशन इज 1.2। यहां से फिर से कैलकुलेशन करने पर हमें आंसर मिल जाएगा। E A B C D E goes down with a deceleration of 1.2। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है पर डिसिलरेशन है, डिसिलरेशन का मतलब 1.2 हमें माइनस में लेना है, तो यही सेम एज इट इज सारी चीजें यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो टेंशन हो जाएगा आपका mg माइनस na, पर a को मुझे लिखना पड़ेगा -1/2। तो फिर से वही मास कॉमन 50 इंटू 10⁻³ 9.8 माइनस a की वैल्यू -1.2, तो ये माइनस माइनस प्लस। तो यहां से फिर से जो भी आंसर होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट इज द गोज डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर से वही बच्चों, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन कितना होगा? तो सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब होती है तब एक्सीलरेशन 0 होता है, तो इस वाले केस में भी फिर से एक्सीलरेशन 0, तो mg इज इक्वल टू t। अब वैल्यूज पुट कर दो, मास की वैल्यू जो है वो है 50 इंटू 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू 10, तो टेंशन हो जाएगा हमारा 0.5। अगर जी की वैल्यू 10 पुट कर रहा है तो ये 0.5 न्यूटन। तो इसी तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। सारे के सारे क्वेश्चन एक ही तरीका है, बस डिसिलरेशन जब है तब साइन माइनस में हमें ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड ऑन अ फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर। फिर से देखो कहीं ना कहीं एलिवेटर की बात है। अब जब हम एलिवेटर की बात कर रहे हैं तब हमें कहीं ना कहीं इक्वेशन लिखना आना चाहिए। इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे देखो, the elevator starts going up with some acceleration, moves with uniform velocity for a while and finally decelerates to stop। पहले एक्सेलरेट करा, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से गए, फिर डिसिलरेट करके मतलब रुक गए, जो एलिवेटर है वो स्टॉप हो गया। The maximum and minimum weights recorded are 72 kg and 60 kg. Assuming that magnitude of acceleration and deceleration are same, find the true weight of the person, the magnitude of acceleration। ये डायग्राम यहाँ पे गलती से दिया हुआ है, इस डायग्राम का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमें दिया है कि पर्सन इज
स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड इन एलिवेटर। तो ये एक एलिवेटर है, यहाँ पे वेइंग मशीन है और यहाँ पे ये इंसान जो है वो खड़ा हुआ है। द एलिवेटर स्टार्ट्स गोइंग अप विथ सम एक्सेलरेशन। तो बच्चों ये एलिवेटर जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन से पहले ऊपर गया, moves with a uniform velocity for a while and finally decelerates to stop। तो आखिर में रुक गया। मैक्सिमम वेट एंड मिनिमम वेट रिकॉर्डेड, ये दोनों ही चीजें हमारे पास है 72 एंड 60 केजी। assuming that magnitude of acceleration and deceleration are same, तो हमें ट्रू वेट कितना होगा वो निकालना है। सबसे पहले हम ऊपर जा रहे हैं तो इसके एफबीडी के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए वेइंग मशीन बेसिकली इतना नॉर्मल फोर्स इंसान वेइंग मशीन पे लगा रहा है उसको मेजर करता है। तो सबसे पहले मुझे वेइंग मशीन के रीडिंग के लिए नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा वो निकालना है। अब वो नॉर्मल रिएक्शन के लिए हम ये करते हैं, एफबीडी में ये हो गया मास mg, नॉर्मल रिएक्शन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसकी इक्वेशन लिखो, n ऊपर mg नीचे एक्सेलरेशन ऊपर, तो ये हो गया n माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mg प्लस ma जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएंगे, ये तब की बात है जब हम एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, तो तब उस टाइम पर नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा आपका mg। थर्ड केस जब डिसिलरेट हो रहे, यहाँ पे लिखा है डिसिलरेट्स टू स्टॉप और फाइनली रेस्ट पे आ गए, तो जब डिसिलरेशन चल रहा है तब ये एक्सेलरेशन की साइन जो है वो नेगेटिव में करनी है, तो उस टाइम पे नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन को माइनस में ले लिया तो ये mg माइनस m है। तो हमारे पास 3 नॉर्मल रिएक्शन आया, मतलब इसके 3 वेट्स आ गए। अब इसको देखकर ये बताओ कि मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन कौन से केस में एंड मिनिमम कौन से केस में। तो सर ये तो देख के समझ में आ रहा है, मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे mg और यहाँ पे mg माइनस m है, तो ये तो क्या हो गया मिनिमम। हमें दो ही चीज डिसाइड करनी थी, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये केस की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो अब हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम वेट जो है वो है 72, तो इसको अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं तो ये हो जाएगा 72g। तो इसका वेट जो हो गया वो हो गया 72g इक्वल टू मास जो है वो है कॉमन, या फिर एज इट इज इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे mg प्लस m। इसकी बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो फोर्स है, यहाँ पे तो मास दिया है 60g, तो फोर्स हो जाएगा 60 किलोग्राम है, फोर्स हो जाएगा 60 इंटू जी। तो ये हो गया बच्चों 60g इक्वल टू mg माइनस m। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, 72g प्लस 60g, तो ये हो जाएगा 132g। यहां से ऐड करेंगे mg प्लस mg 2mg, यहां से ऐड करेंगे ma प्लस ma माइनस ma 0, g से g कैंसल, 2 132 डिवाइड बाई 2 66, तो मास मिल जाएगा 66 kg। और हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो निकालना था ट्रू वेट ऑफ द पर्सन। तो जो ट्रू वेट है वो है बेसिकली 66 kg। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, तो किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दो, ये मास की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये 60g इक्वल टू m कॉमन ले लो, मास की जगह पे 66 इक्वल टू g माइनस a, तो वैल्यूज पुट करने पर आपको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि एक्सेलरेशन एंड डिसिलरेशन दोनों ही सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन में भी ये लिया, डिसिलरेशन में भी ये लिया। अगर किसके दिमाग में ये हो कह रहे सर ये बहुत लंबी कैलकुलेशन हो रही है, कोई सिंपल सी आसान अगर कोई ट्रिक है तो बताओ, तो इसमें हम थोड़ा बहुत दिमाग ये लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन एंड डिसिलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम दिया है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिसिलरेशन आर सेम। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी उसका ट्रू वेट होगा उसमें जितना वेट इंक्रीज हो रहा है एंड जितना डिक्रीज हो रहा है वो सेम अमाउंट में होने वाला है।
तो यहाँ पे 72 एंड 60 की एवरेज लोगे तो 66, 66 में 6 केजी ऐड होगा तो 72, 66 में 6 केजी माइनस होगा तब 60। तो अगर ये आपका दिमाग चल गया कि एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो वहां से हम ये सोच सकते हैं कि इनकी ट्रू वेट जो होगा वो कहीं ना कहीं इनकी एवरेज वैल्यू होने वाली है। तो अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन फिगर E56। अच्छा, ये जो डायग्राम है वो इस डायग्राम को अब हमें यूज में लेना है। बेसिकली यहाँ पे एक पुली है 1.5 kg, 3 kg और यहाँ पे वेइंग मशीन है। The elevator is going up with the acceleration of g divided by 10. The pulley and the strings are light and pulley is smooth. अच्छा, मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ऐसा कुछ हमें डायग्राम दिया है, पुली है और यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस है, इस तरीके का है। 1.5 kg, 3 kg, तो ये दोनों मास हो गए 1.5 kg, 3 kg। ये हमारा स्प्रिंग है जो है वो यहाँ पे। अब और क्वेश्चन में दिया है कि जो एक्सेलरेशन है गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन ऑफ g/10, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ऑफ g/10। तो हमें निकालना है रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। यहाँ पे जो ये स्प्रिंग है उसका रीडिंग कितना होगा। तो अब ये बच्चों निकालना बहुत आसान होता है। किस तरीके से निकालेंगे, देखो। सबसे पहले इस स्ट्रिंग में टेंशन जो होगा वो हो गया T, इसमें भी जो टेंशन होगा वो होगा T। यहाँ पे इनके बीच में जो टेंशन होगा वो T एंड T हो जाएगा 2T। तो जो 2T टेंशन है वही बेसिकली स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग होने वाला है। तो अब ये हमें कुछ नहीं निकालना, ये जो टेंशन है वो टेंशन की वैल्यू कितनी होगी वही निकालना। अब उसके लिए आप तो एफबीडी को यूज करो। सबसे पहले 1.5 kg जो है उसका एफबीडी बनाता हूं। अब इसके एफबीडी में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दो तरीके की मोशन है। एक तो 1.5 kg का वेट या फिर मास कम है, इसका मास ज्यादा है, तो ये सिस्टम जो है वो इस तरीके से जाएगी। 3 kg नीचे जाएगा, 1.5 kg ऊपर जाएगा। एंड दूसरा, पूरी सिस्टम जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। इसको सॉल्व करने के दोनों तरीके हैं। आप इनर्शियल फ्रेम से भी कर सकते हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी कर सकते हो। मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से कर रहा हूं। मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मैं खुद यहां पर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूं। अगर मैं खुद यहां पर बैठ के ऑब्जर्व करूंगा तो मेरी जो फ्रेम है वो पूरी फ्रेम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है विद एक्सेलरेशन ऑफ g/10। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तब क्या होता है, एक सूडो फोर्स जो है वो जिस भी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाता है। तो मैं यहां पर बैठकर ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं। तो इसका अब एफबीडी बनाने पर 1.5 kg किस डायरेक्शन में दिखेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, 3 kg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। टेंशन ऊपर, 1.5 g नीचे, ये ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब इसकी इक्वेशन, अच्छा इसमें एक और ये सूडो फोर्स भी तो ऐड होगा, जो भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये होगा m इंटू जी, 1.5 इंटू g/10। अब इसको हमें इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन इसकी हो जाएगी t माइनस 1.5g प्लस 1.5 इंटू जी डिवाइड बाई 10 इक्वल टू m इंटू ए विच इज 1.5 इंटू ए। अब इसमें देखो वैल्यूज अगर पुट करने जाएंगे तो ये t, g की वैल्यू मैं मान लेता हूं 10 के जितनी, g की वैल्यू 10 है, या तो फिर इसको एज इट इज रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गई हमारे। अब मैं एफबीडी बना रहा हूं 3 kg की, तो 3 kg के एफबीडी में यह 3 kg। अब इसमें भी फिर से वही, सबसे पहले 3g जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में।
सूडो फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा 3g/10। तो ये सूडो फोर्स हो गया मास इंटू एक्सिलरेशन 3g/10। इसका खुद का एक्सिलरेशन ये 1.5 ऊपर जा रहा है, 3 kg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये 3 kg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी 3g प्लस 3g/10 माइनस टी इक्वल टू ma। अब इसे सॉल्व करना है। अब हमें निकालना है बेसिकली द एलिवेटर इज गोइंग अप। अच्छा, हमें निकालना है स्प्रिंग बैलेंस, मतलब हमें टेंशन की वैल्यू निकालनी है। तो उसे सॉल्व करने के दोनों तरीके, इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। आप कैसे कर सकते हो? तो एक तरीका है कि जो ये फर्स्ट इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1.5 है, वो हो जाएगा 3 है। 3 एंड 3 को मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो एक्सीलरेशन अगर कैंसिल हो गया तो टेंशन हमें मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो गया 2t माइनस 3g प्लस 3g डिवाइड बाई 10 इक्वल टू ये हो गया 3। नीचे इक्वेशन है 3g प्लस 3g बाई 10 माइनस टी इक्वल टू टी 3 है। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। अब इनको सॉल्व करो। इनको सॉल्व करने के लिए अब इनको कैंसिल करना है, तो माइनस की साइन ऐड कर देता है, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब देखो यहाँ पे 2t प्लस टी हो गया 3t, फिर माइनस 3g माइनस 3g माइनस 6g, फिर माइनस 3g/10 माइनस 3g/10 माइनस 6g/10। टेंशन तो हमने ऐड कर दिया, ये एक्सिलरेशन कैंसिल, तो ये 0। अब यहां से आपको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 3t इक्वल टू 6g प्लस 6g/10। जी की वैल्यू अगर कैलकुलेशन के लिए मैं 10 पुट कर दूं तो ये हो गया 60/10 6 और ये 60, तो ये 3t हो जाएगा आपका 66। तो टेंशन हो गया आपका 22 न्यूटन। पर आपको तो क्या निकालना है? आपको टेंशन नहीं निकालना, आपको तो रीडिंग ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस। तो ये 2t है, 2t का मतलब है ये 22 इंटू 2 44 न्यूटन। और अगर केजी में हमें आंसर चाहिए तो 44 डिवाइड बाई 10 विच इज 4.4। तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस हो जाएगा 4.4 केजी। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो ये स्प्रिंग बैलेंस है उसका रीडिंग इज बेसिकली उस पर कितना टेंशन लग रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है उसे जी से डिवाइड कर दो। तो मैं वही करूंगा, टेंशन जो है वो यहाँ पे 2t, इसी 2t को मुझे किससे डिवाइड करना है? जी से। तो टेंशन इज 22, 22 इंटू 2 44, 44 डिवाइड बाई जी मतलब 4.4। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कहीं पे भी डाउट्स आ रहे हैं इस क्वेश्चन में या फिर इस चैप्टर से रिगार्डिंग कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, तो जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है बच्चों, उसमें आप जुड़ जाओ। वहां पे आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड मैं आपको पक्का बहुत ही जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? इसके अलावा भी मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी चैप्टर से आप डाउट्स पूछ सकते हो, आप किसी भी चैप्टर से बिंदास डाउट्स पूछ सकते हो। आपको कहीं पे भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपको बिल्कुल भी कहीं पे भी फिजिक्स के 11th का टॉपिक है, 12th का टॉपिक है, कोई सा भी टॉपिक है, अगर आप टेंशन में हो, आपको अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ या फिर कमेंट करके बता दो, मैं पक्का उसके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। A block of 2 kg is suspended from the ceiling through a massless spring of a spring constant 100 Newton per meter. What is the elongation of the spring? हमें यहाँ पे दिया block of 2 kg is suspended from spring through a massless spring of a spring constant 100 Newton per meter. What is the elongation of the spring? Spring में elongation कितना होगा वो निकालना है। अब देखो यहाँ पे इसका एफपीडी ड्रॉ करता है। एफपीडी ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इस पे ग्रेविटी का फोर्स हो गया 2g, फिर इस पे लगेगा टेंशन विच इज t। अब ये तो इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम में जब भी है तब मैं लिख सकता हूं टेंशन t इक्वल टू 2g। टेंशन हो गया आपका 20 न्यूटन। तो सबसे पहले हमें निकालना था व्हाट इज द इलोंग, अच्छा टेंशन इसमें हो गया 20 न्यूटन,
अब ये टेंशन बेसिकली होता है स्प्रिंग में कितना फोर्स लगता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इन स्प्रिंग होता है K इंटू एक्स। तो बच्चों ये हो गया के एक्स इक्वल टू 20। अब सर हमें कहीं पे के की वैल्यू दी हुई है, के इज 100 इंटू एक्स इक्वल टू 20, तो एक्स आपका हो गया 20 डिवाइड बाई 100, 0.2 मीटर। नेक्स्ट दिया है व्हाट इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, ये स्प्रिंग कितनी इलोंगेट करेगी। अगर मैंने इसमें 1 kg और ऐड कर दिया, अगर हमने मान लो 3 kg ऐड कर दिया होता तो इसमें वही टेंशन कितना हो जाता, 3 kg की वजह से 3g। ये टेंशन इज बेसिकली की एक्स, की वैल्यू कितनी है 100 इंटू एक्स इक्वल टू 3g, तो x कितना हो गया 30 डिवाइड बाई 100, 0.3 मीटर। पहला कितनी इलोंगेशन था 0.2 मीटर, नाउ इट इज 0.3, तो एक्स्ट्रा कितना इलोंगेट हुआ, एक्स्ट्रा सर इलोंगेट हुआ 0.1 मीटर, तो एक्स्ट्रा जो है वो 0.1 मीटर इलोंगेशन हुआ है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज द सीलिंग इन अ प्रीवियस प्रॉब्लम इज दैट ऑफ एन एलिवेटर विच इज गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द इलोंगेशन। अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, ये जो पूरा सेटअप है वो एक एलिवेटर में है एंड एलिवेटर इज मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये ऐसा कुछ हो गया। यहाँ पे 2 kg और ये एलिवेटर इज मूविंग अप विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमें निकालना है कि अब इलोंगेशन कितना होगा। फिर से बच्चों हम यहाँ पे एफपीडी ड्रॉ करते हैं। एफबीडी के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स इज 2g, यहाँ पे टेंशन इज T और ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी इक्वेशन अब फिर से वही बात है कि अगर मैं यहाँ पर बैठ के ऑब्जर्व करूंगा तो इस पे ये नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम ऑब्जर्व कर रहा है, तो जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्वेशन करेंगे तब क्या होगा, जो भी इस पे लगने वाला सूडो फोर्स है वो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एक्सेलरेशन ऊपर है तो नीचे की डायरेक्शन में सूडो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 इंटू 2 4 न्यूटन। अब अंदर बैठकर आप इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करोगे, पूरी लिफ्ट ऊपर जा रही है, पर आप खुद लिफ्ट के अंदर हो तो आपको अंदर की जो भी चीज है वो किस में दिखती है, रेस्ट पर दिखती है। आपने नॉर्मली भी फील करा होगा, जब भी हम अपनी बिल्डिंग के लिफ्ट में ऊपर जाता है तो लिफ्ट के अंदर हमारे साथ जो भी इंसान खड़ा हुआ होता है वो हमेशा हमें रेस्ट पे दिखता है। इसमें भी वही है कि ये जो पूरा ब्लॉक है वो हमारे साथ ही ऊपर जा रहा है, तो ये ब्लॉक तो मुझे क्या दिखेगा, रेस्ट पे। रेस्ट का मतलब है कि दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ऊपर का टेंशन इज इक्वल टू 2g प्लस 4, जी की वैल्यू अगर मैं 10 मान लू तो ये 20 प्लस 4, तो अब ये टेंशन हो जाएगा 24 न्यूटन। हमें निकालना है इलोंगेशन। टेंशन इज बेसिकली इस स्प्रिंग में जो भी टेंशन है वो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स हो गया के एक्स, के की वैल्यू 100 इंटू एक्स इक्वल टू 24, तो x हो जाएगा 0.24 मीटर। तो यहाँ पे हमारे स्प्रिंग में इलोंगेशन हो गया 0.24। आगे बढ़ते हैं, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, अगर कहीं पे भी डाउट्स आपको लग रहा है तो कहीं पे भी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपके हमेशा साथ ही हूं, बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है। अगर कोई चैप्टर अगले कोई चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है तो बिंदास कमेंट करके बता दो कि सर अगला ये चैप्टर पे अगर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा। एंड अगर इसमें भी कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डिटेल्ड में कुछ दिक्कत हो रही है, डिटेल्ड में कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में उसमें जरूर जुड़ जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The force of buoyancy exerted by atmosphere on balloon is B in upward direction. एक बलून की हम बात कर रहे हैं, इस बलून पे बायंसी की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, और जो बायंसी फोर्स है उसको हमने बी से डिनोट करा है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन करा है
डायरेक्शन अपवर्ड एंड द बायंसी फोर्स इज कांस्टेंट, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही। The force of air resistance on a balloon acts opposite to the direction of velocity। जो ये air resistance की वजह से फोर्स लग रहा होगा वो हमारी velocity के डायरेक्शन के opposite डायरेक्शन में है, and the air resistance is directly proportional to velocity। The balloon carries a mass m and found to fall near the earth's surface with a constant velocity v। How much mass should be removed from the balloon so that it may rise with a constant velocity v। अब यहाँ पे दो केसेस है। इनिशियली बलून जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। द बलून ऑफ मास m इज फाउंड टू बी falling down near the earth surface with constant velocity। अच्छा ये बच्चों constant velocity से हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सर एक्सीलरेशन जीरो होता है। अगर एक्सीलरेशन जीरो है इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो है इसका मतलब इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितने भी फोर्स है वो सारे ही फोर्स बैलेंस कंडीशन में है। मतलब कि बलून हमारा इक्विलिब्रियम में होगा अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं। एक बलून है, बलून का मास कैपिटल है। इस बलून पर बायंसी फोर्स लग रहा है, इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये ऊपर की डायरेक्शन में एक बायंसी फोर्स है एंड ये बायंसी फोर्स की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं मान लूं ये बलून इनिशियली जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, फॉल्स डाउन दी सरफेस ऑफ अर्थ। तो अगर ये नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है तो फिर जो एयर रेजिस्टेंस होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। एयर रेजिस्टेंस जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यहां से प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा दो तो कांस्टेंट मैं पुट कर रहा हूं के। तो ये जो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स है वो बेसिकली के वी के जितना है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में। और इसके एफवीडी में और चीज होगी इसका मास। तो ये वेट की वजह से फोर्स होगा mg। अब हमें ये पता है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इस पे अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस सेम है। तो केवी ऊपर, बी ऊपर और कैपिटल mg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बलून। अब इसमें से कितना मास हम रिमूव करें। तो मैं अलग डायग्राम बना रहा हूं। मान लेता है कि ये हमारे बलून में से हमने कुछ मास रिमूव करा। इसमें से मैंने कुछ मास रिमूव कर दिया जिसकी वजह से अब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इट मे राइज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो इसका एफबीडी बनाओगे तो ये m माइनस एम जी ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाने की वजह से एयर रेजिस्टेंस होगा केवी के जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड जो बायंसी फोर्स है वो ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। अब इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो बी अपवर्ड डायरेक्शन में और ये दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये इक्विलिब्रियम में होंगे तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। तो इक्विलिब्रियम के लिए हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू एम माइनस एम इंटू जी प्लस केवी। अब इसको इक्वेट करते हैं, देखो क्या हो जाएगा। इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर रहा हूं तो ये रीअरेंज हो जाएगी हमारी कुछ अच्छा इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं कि B इज इक्वल टू एम जी माइनस केवी। इसको मैंने लिख दिया, केवी को इस डायरेक्शन में लिख दिया तो B इज इक्वल टू एम जी माइनस केवी। इसे सॉल्व करते हैं, B प्लस बी हो गया 2B। यहाँ पे m माइनस एम इंटू जी और इसको ऐड कर दिया कैपिटल एम जी। केवी एंड माइनस केवी कैंसल। हमें निकालना है हाउ मच मास इज रिमूव। तो रिमूव्ड मास इज स्मॉल एम। तो यहां से आपको स्मॉल एम निकालना है। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब ये खुद भी कर सकते हो, मैं कर देता हूं। 2b इज इक्वल टू एम जी कैपिटल एम जी प्लस कैपिटल एम जी 2 कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी। तो यहां से क्या होगा देखो,
स्मॉल एम जी आपका हो जाएगा 2mg माइनस 2b। तो यहां से स्मॉल एम हमें मिल जाएगा 2mg माइनस 2b डिवाइड बाई जी। ये स्मॉल एम की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई 2mg माइनस 2b डिवाइड बाई जी। तो इतना मास हमें कहीं ना कहीं रिमूव करना पड़ा। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमें कैसे पता चले कि केवी को ही रिमूव करना है, बी को रिमूव नहीं करना है, तो आपको ऑलवेज क्वेश्चन में जो चीजें दी है उसी टर्म्स में आंसर की कोशिश करनी है। क्वेश्चन में हमें कहीं ना कहीं बाय सी की बात उन्होंने करी हुई है, तो हमारे आंसर में बाय सी बी को मेंशन करना जरूरी है। कहीं पे भी वेलोसिटी v की बात नहीं करी, इसलिए मैंने वेलोसिटी को एलिमिनेट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, चलो। An empty plastic box of mass small m is found to accelerate up at a rate of g by 6। फिर से अगर आपने अभी तक के जितने ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करे है उसको अगर ध्यान से देखा होगा, तो कहीं ना कहीं इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन आप, या तो फिर वो एलिवेटर की बात कर रहे हैं या बलून की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ बाइंसी जोड़ दिया। अब इसमें वही है, फिर से एक प्लास्टिक बॉक्स की बात कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको ध्यान से आपको एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, फिर उसके कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश करो, फिर उसमें कुछ इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं वो कोशिश करनी है। तो पहले इस वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करने की ट्राई करो, फिर जो है वो हम आगे करते हैं। अब हम यहाँ पे आगे करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसमें किस तरीके से empty plastic box of mass small m is found to accelerate up at a rate of g by 6 when placed deep inside a water। एक प्लास्टिक के बॉक्स को हमने ये जो है इसके इनसाइड में रखा हुआ है। इट इज प्लेस्ड डीप इनसाइड दी वाटर एंड जो मास है वो बॉक्स का स्मॉल एम है। और हमें दिया है कि इट इज एक्सेलरेटिंग अप एट अ रेट ऑफ जी बाई 6। ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है विथ अ रेट ऑफ जी बाई 6। ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और एक्सेलरेशन जो है वो है g by 6। How much sand should be put inside the box so that it may accelerate down with a rate of g by 6। अब इसमें मैंने एडिशनल हम कितना सैंड पुट करें, मैं मान लेता हूं कैपिटल M मास मैंने सैंड का इसमें ऐड कर दिया, बॉक्स का मास स्मॉल m था, तो अब ये एक्सेलरेट करे डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन ऑफ g by 6। इस तरीके से हमें कुछ दिया हुआ है। अब दोनों ही केस में मैं पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए देखो यहां पे सबसे पहले इसका वेट जो है वो है mg। ये स्मॉल m इज मास ऑफ बॉक्स। इस पे लगेगा पानी की वजह से बायंसी फोर्स F इज इन अपवर्ड डायरेक्शन और ये एक्सेलरेट ऊपर की कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे F माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू ए एम जी डिवाइड बाई 6। इसकी अगर मैं बात करूं तो इस पे अर्थ की वजह से लगेगा m प्लस एम इंटू जी। बायंसी फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेशन है g बाई 6 वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा m प्लस एम इंटू जी माइनस एफ इक्वल टू एम ए। ये हो गया m प्लस एम इंटू जी बाई 6। अब हमें निकालना है कि हाउ मच सैंड शुड बी पुट इनसाइड, मतलब हमने सैंड का मास जो कैपिटल M माना है वो कैपिटल M निकालना है। अब यहां से इसी इक्वेशन को F एंड F कैंसिल हो गए, ये हो गया mg प्लस स्मॉल mg, ऊपर जो है वो माइनस mg, ये हो जाएगा mg बाई 6 प्लस कैपिटल mg बाई 6 प्लस स्मॉल mg बाई 6। अब क्या होगा देखो, ये mg से mg कैंसिल, कैपिटल M की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से ये mg कैपिटल mg बाई 6 mg माइनस mg बाई 6 5 mg बाई 6 इज इक्वल टू mg बाई 6 mg बाई 6, ये हो गया mg बाई 3। g से g कैंसिल, यहां से ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो कैपिटल M हो जाएगा 2m डिवाइड बाई 5। तो कैपिटल M की वैल्यू मिल गई बच्चों 2m डिवाइड बाई 5। तो आंसर हमें कितनी सैंड ऐड करनी है, 2m बाई 5 के जितनी ऐड करनी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
a force F is equal to V cross A is exerted on a particle in addition to a force of gravity, where V is the velocity of particle and A is a constant vector in horizontal direction. अब जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको मैं कहीं ना कहीं कुछ डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये कैसे करेंगे, देखो एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल पे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लग ही रहा है, एक एडिशनल फोर्स जो दिया है वो है V क्रॉस A। यहाँ पे एक पार्टिकल है, पार्टिकल का मास मैंने मान लिया m, तो इस पे ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा होगा mg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लिया। और यहाँ पे दिया है कि वेलोसिटी v जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। a जो है इज अ कांस्टेंट, अच्छा a इज अ कांस्टेंट वेक्टर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो a वेक्टर जो है वो कांस्टेंट वेक्टर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वेलोसिटी की डायरेक्शन मुझे नहीं पता कौन सी डायरेक्शन में, मैंने मान लिया कि मान लो कुछ इस तरीके से, वेलोसिटी मैंने इस डायरेक्शन में आउटवर्ड डायरेक्शन में मान ली। अब हमें निकालना है व्हाट मिनिमम स्पीड अ पार्टिकल ऑफ मास m should be projected so that it continues to move undeflected with a constant velocity। अब देखो यहाँ पे ये पार्टिकल को इस तरीके से मूव करना है जिसकी वजह से उसमें किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन ना हो। अब ये डिफ्लेक्शन का मतलब है इस पर लगने वाले जितने भी फोर्स है वो फोर्सेस अगर बैलेंस हो गए एंड नेट फोर्स जीरो हो गया, तो अगर नेट फोर्स जीरो है बच्चों तो क्या होगा कि ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है उसी डायरेक्शन में उतनी ही वेलोसिटी से मूव करेगा। तो बेसिकली हमें कोशिश ये करनी है कि इस पे लगने वाले जितने भी फोर्सेस होंगे वो फोर्सेस बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पे बच्चों कितने टाइप के फोर्सेस है, एक तो लग रहा है mg एंड सेकंड इज दिस एडिशनल फोर्स। तो मैं अगर इन दोनों को बैलेंस कर दूं mg एंड v क्रॉस a, तो ये हो जाएगा mg इज इक्वल टू v क्रॉस a इज va साइन थीटा। तो हमें निकालना है स्पीड, तो स्पीड आपकी हो जाएगी mg डिवाइड बाई a साइन थीटा। अब मुझे निकालना है कि विथ व्हाट मिनिमम स्पीड, स्पीड को मिनिमम करने के लिए अगर मैं साइन थीटा को मैक्सिमम कर दूं, अगर मैं साइन थीटा को मैक्सिमम कर रहा हूं तो फिर स्पीड जो है वो मिनिमम हो जाएगी। अब सर साइन थीटा मैक्सिमम तो होता है जब थीटा 90 डिग्री होता है, थीटा 90 डिग्री जब होता है तब साइन 90 की वैल्यू हो जाती है +1। तब हम क्या करेंगे, v मिनिमम करने के लिए थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, मतलब थीटा 90 डिग्री, तो वेलोसिटी मिनिमम हो गई, ये हो गई mg डिवाइड बाई a। ये तभी पॉसिबल है जब b एंड a के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तब जाके हमारी वेलोसिटी जो है वो मिनिमम होगी। सो मिनिमम वेलोसिटी इज mg बाई a।